राजकुमार मैनावती अपने राजमहल से बाहर आकर वन विहार के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ शत्रु राज्य के कुछ सिपाही आते हैं और मैनावती को पकड़कर उसे अगवा करने का प्रयास करने लगते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अब उस सत्यवान को संदेशा भेजता हूँ कि उसकी पुत्री को हमने बंदी बना लिया है। सिपाही महाराज सत्यवान के दरबार में एक पत्र भेजता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि राजकुमारी मैनावती को हमने बंदी बना लिया है। वो पत्र पढ़कर, महामंत्री, महामंत्री, ये क्या अनर्थ हो गया? हमारी पुत्री तो वन विहार के लिए जाने वाली थी। आपने उसके साथ सेवक और सिपाही नहीं भेजे थे। इस पत्र में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो किस प्रकार पता चलेगा कि किसने हमारी पुत्री का अपहरण किया है? महाराज क्षमा कीजिए, परंतु आज राजकुमारी ने हट किया कि वो अकेले ही विहार करने जाना चाहती हैं, इसीलिए मैं किसी सेवक को नहीं भेज पाया। महाराज सत्यवान बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। इधर शत्रु राज्य के सिपाही राजकुमारी एक पेड़ से बांधकर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। वो सब बातें करते हुए भोजन कर रहे थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर राजकुमारी अपने आप को मुक्त करती है और उन सब की दृष्टि से बचकर भाग जाती है। वो भागते भागते दूर एक खेत में पहुंच जाती है। तभी उनका पैर फिसल जाता है और राजकुमारी एक कुएं में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ! मैनावती की आवाज सुनकर वही खेत में मजदूर का काम करने वाला मोहन, अरे, लगता है कोई कुएं में गिर गया है। मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। मोहन कुएं में कूद जाता है और राजकुमारी को कुएं से बाहर लेकर आता है। राजकुमारी पूरी भीगी हुई होती है। वो ठंड से कांपने लगती है। तब आपके वस्त्र और आभूषणों से तो आप एक राजकुमारी प्रतीत होती हैं। आप बहुत भीग गई हैं। ऐसे ही खड़ी रहेंगी तो आप ठंड से बीमार हो सकती हैं। मेरा घर यहीं पास में है, आप चाहें तो मेरे घर आ सकती हैं। ठीक है, बस मुझे कोई देख ना ले, इसका ध्यान रखना। शत्रु राज्य के कुछ सिपाही मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे पकड़ा भी था, परंतु मैं वहाँ से जैसे तैसे भाग आई हूँ। मुझे तुम्हारे घर में छुपने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अपने आसपास कोई नहीं है, ये देखते हुए मोहन ध्यान से राजकुमारी को अपने घर ले आता है। फिर उसे अपनी धोती और पोशाक देता है। राजकुमारी जी, ये लीजिए, मेरे पास तो यही वस्त्र हैं, धोती और पैरण। आप इसे पहन लीजिए। हाँ, यही ठीक है। अगर मुझे ढूंढते हुए शत्रु के सिपाही यहाँ आ भी गए तो उन वस्त्रों में मुझे पहचान नहीं पाएंगे। मोहन घर के बाहर आता है और मैनावती वस्त्र बदल लेती है। कुछ देर के बाद मोहन खाना बनाता है और राजकुमारी को परोसता है। राजकुमारी, ये लीजिए, मुझ गरीब के घर का ये भोजन स्वीकार कीजिए। मैं जानता हूँ आपको रोज कई प्रकार के व्यंजन और मिष्ठान खाने की आदत होगी, परंतु मैं अभी आपको इस सब्जी और रोटी के सिवा और कुछ नहीं खिला सकता। मैनावती एक निवाला खाती है और, मोहन, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। उन शत्रुओं की दृष्टि से बचाकर तुम मुझे यहाँ अपने घर ले आए हो। मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया होगा। ये विचार करके तुमने मेरे लिए, वो भी बिना कहे ही मेरे लिए भोजन बनाया है। ये भोजन मेरे लिए किसी भी मिष्ठान से भी अधिक मीठा है। मैनावती सारा भोजन समाप्त करती है और फिर मोहन भी खाना खा लेता है। मोहन घर के बाहर एक खटिया डालकर सो जाता है और राजकुमारी मैनावती घर के अंदर सो जाती है। सुबह सूरज के उगते ही मोहन जग जाता है। वो अपनी नित्य कर्म करके पंछियों को खाने के लिए दाने डालता है और उनके लिए पानी रख देता है। राजकुमारी घर के खिड़की से मोहन को देख रही होती है। कितने कोमल हृदय का है ये पुरुष, दिखने में भी इतना सुंदर है और सबके लिए कितना सोचता है। अब मैं एक राजकुमारी हूँ, ये जानकर सभी सुविधाओं का ध्यान रख रहा है, वहीं इन पक्षियों के लिए भी भोजन रख रहा है। सच में इसका नाम मोहन है, लेकिन मैं इस पर मोहित हो रही हूँ। इसके शरीर
और शुद्ध मन को देखकर लगता है कि इसे एक मजदूर नहीं, एक राजकुमार होना चाहिए था। मैनावती मन में सोच रही थी, तभी मोहन घर के अंदर आता है। राजकुमारी भी अपनी स्नान संध्या कर लेती है और दोनों फिर सुबह का अल्पोपहार कर लेते हैं। फिर राजकुमारी, मैंने आपके लिए दोपहर का भोजन बना लिया है। मैं अब खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। आप आराम कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं मोहन, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर चले जाओ। मोहन अपनी मजदूरी के काम पर चला जाता है। शाम होने के बाद मोहन अपने घर वापस आता है। मोहन भोजन बनाने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि सारा भोजन पहले से ही तैयार है। राजकुमारी, ये सब भोजन आपने बनाया है? क्या आपको मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है मोहन, दिन भर में ऐसे ही बैठी रहती हूँ मैं, इसलिए मैंने विचार किया कि आज मैं भोजन ही बना लेती हूँ। मैनावती और मोहन दोनों भोजन कर लेते हैं। मोहन को राजकुमारी के हाथ का स्वाद बहुत पसंद आता है। राजकुमारी, आपने तो कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मैंने तो सोचा था कि आपको भोजन पकाना नहीं आता होगा। आपके राजमहल में तो कितने दास दासियां होंगी। आपको तो कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा कथन उचित है मोहन, परंतु मैं एक राजकुमारी होकर भी अपने कार्य स्वयं करना पसंद करती हूँ। मुझे भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पिताश्री को भी मेरे हाथ के भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। पिताश्री का स्मरण होते ही मैनावती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोइए मत राजकुमारी, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही आप अपने पिताश्री से भेंट कर पाएंगी। एक बार इन शत्रुओं के संकट से आप मुक्त हो जाइए, उसके बाद तो आपको राजमहल जाना ही होगा। मोहन की बात सुनकर मैनावती शांत हो जाती है। फिर एक बात बताओ मोहन, तुम अकेली ही रहते हो या तुम्हारे परिवारजन किसी दूसरे नगर में गए हैं? नहीं राजकुमारी, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। हमारे परिवार में मेरे पिता, मेरे दादाजी और उनके पूर्वज सबकी जब उनका बेटा 10 साल का हो जाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कोई श्राप है या केवल सहयोग, मुझे नहीं पता, परंतु कई पीढ़ियों में ऐसा ही हुआ है और इसी कारण से अब मेरा विवाह नहीं होगा। मैं सालों से अकेला हूँ और आगे भी अकेला ही रहूंगा। मैनावती को मोहन की बात सुनकर दुख होता है। आगे कुछ दिनों तक राजकुमारी मैनावती भेष बदलकर मोहन के घर ही रहती है। इधर राजमहल में महामंत्री, अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। मुझे अपनी पुत्री को खोजने के लिए जाना ही होगा। आप राज्यमहल की व्यवस्था देखिए। मैं कुछ सेवकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने जाता हूँ। गुप्तचरों से सूचना प्राप्त हुई है कि राजकुमारी किसी भी शत्रु राज्य में नहीं है। इसका अर्थ है कि शत्रुओं ने मेरी पुत्री को हमारे ही राज्य में कहीं छुपा कर रखा है। मैं अपनी पुत्री को अब ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। एक दिन मोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उस दिन तुमने कहा था कि तुम आगे भी अकेले रहने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी? आप मेरे साथ कैसे रह सकती हैं? मोहन, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है राजकुमारी? मैं तो सामान्य मजदूर हूँ और आप एक राजकुमारी। मेरा और आपका विवाह कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मोहन कि मेरा विवाह होगा तो तुमसे ही होगा। मेरा प्रेम कभी असफल नहीं हो सकता। मोहन भी मैनावती से प्रेम करने लगा था, परंतु वो भय के कारण अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने काम पर चला जाता है। तभी एक साधु बाबा मोहन के घर आते हैं। राजकुमारी उन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। भिक्षा ग्रहण करने के बाद, राजकुमारी, आप इतनी व्यतीत क्यों हैं? आपने मुझे पहचान लिया साधु बाबा, और मेरी मानसिक स्थिति का भी अनुमान लगा लिया। हाँ राजकुमारी, मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी मैनावती हैं और शत्रुओं से छुपकर
यहाँ रह रही हैं? जी साधु बाबा, मैं यहाँ रह तो रही हूँ, परंतु मैं सदा यहीं रहना चाहती हूँ। मैं मोहन से प्रेम करने लगी हूँ और मुझे उसके साथ विवाह करना है, परंतु मोहन के परिवार में जिस भी युवक का विवाह होता है, उसका पुत्र 10 वर्ष होने के बाद उस युवक की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से मोहन विवाह के लिए हाँ नहीं कर रहा है। वो मुझसे प्रेम तो करता है, परंतु मेरे भाग्य में वैधव्य ना हो, इसलिए वो चिंतित है। मोहन के पूर्वजों के हाथों से एक बार एक जादूगरनी की हत्या हो गई थी। वो जादूगरनी अपने पुत्र की 10वीं जन्म तिथि मनाने का आयोजन कर रही थी। उस समय मोहन के एक पूर्वज को उस समय के महाराज ने एक शेर को मारने के लिए भेजा था। उनका तीर का निशाना चूक गया और वो तीर जाकर उस जादूगरनी के शरीर को भेद कर चला गया। जादूगरनी ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने जादू का उपयोग किया, परंतु उसके जादू का प्रभाव होने तक उसके शरीर से प्राण छूट गए थे। जादूगरनी का शरीर इतने वर्षों के पश्चात भी वैसे का वैसा है। परंतु बाबा, उस शरीर का तो नाश हो जाना चाहिए था। हाँ, परंतु जादूगरनी के जादू ने उसके शरीर को जीवित रखा है, केवल उसमें प्राण नहीं है। जादूगरनी के पुत्र को जब ये बात पता चली, तब उसने जादूगरनी के शरीर को उस वन में छुपा कर रखा है। जादूगरनी के पुत्र ने श्राप दिया है कि जिस किसी ने मेरी माँ की हत्या की है, उसकी और उसके परिवार में जब कोई पुत्र 10 वर्ष का हो जाएगा, तब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। जब तक जादूगरनी के उस शरीर का दाह संस्कार नहीं हो जाता, तब तक उस श्राप का निवारण नहीं हो सकता। साधु बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरे प्रेम को सदा सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा, ये मुझे बताइए। मैं पूर्ण प्रयास करूँगी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्री, ये कार्य तुम ही कर सकती हो। तुम्हें उस वन में जाकर जादूगरनी के शरीर को जलाना होगा। जादूगरनी के पुत्र ने अपनी माता के शरीर को उस घने वन में एक बरगद के पेड़ के नीचे छुपा कर रखा है। वहाँ उसने एक दिया प्रज्वलित किया हुआ है, जिसकी ज्योति काले रंग की है। तुम्हें उस दिए को बुझाना है। वो दिया बुझ जाने के बाद तुम्हें जादूगरनी का शरीर मिल जाएगा। मैनावती साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर मोहन के आने से पहले ही वन में चली जाती है। मैनावती उस बड़े बरगद के पेड़ को ढूंढने लगती है। वन के और भीतर जाने के बाद मैनावती को वो पेड़ दिखाई देता है। मैनावती देखती है कि वहाँ एक काली ज्योति का दिया प्रज्वलित था। मैनावती ने अपने मुख से फूंक मारकर उस दिए को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो दिया बुझ नहीं रहा था। अब क्या करूं? ये दिया तो बुझ ही नहीं रहा है। अवश्य इस दिए को जादू से प्रज्वलित किया गया है। इसका काट मुझे ढूंढना ही होगा। मैनावती कुछ विचार करती है और फिर उस दिए को उल्टा करके रख देती है। जैसे ही दिया उल्टा हो जाता है तो उसकी ज्योति बुझ जाती है और मैनावती को जादूगरनी का शरीर दिखने लगता है। मैनावती जादूगरनी के शरीर को जला देती है। जादूगरनी के पुत्र की जादू नष्ट हो जाती है और मैनावती मोहन के घर आने के लिए लौटती है। वहाँ पर महाराज सत्यवान खड़े होते हैं। बताओ, मेरी पुत्री कहाँ है? तुमने कहाँ छुपा कर रखा है उसे? तुमने ही मेरी पुत्री का अपहरण किया है ना? नहीं महाराज, मैंने राजकुमारी का अपहरण नहीं किया है। असत्य मत बोलो। मुझे जानकारी मिली है कि राजकुमारी नैनावती पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे पास ही हैं। ये बात सत्य है महाराज कि राजकुमारी मेरे घर पर रही हैं, परंतु मैंने उनका अपहरण नहीं किया है। सेवकों, इस दुष्ट मनुष्य ने स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे अभी के अभी बंदी बना लो। रुकिए पिताश्री। पुत्री, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक? इस दुष्ट ने तुम्हें ज्यादा पीड़ा तो नहीं दी ना? नहीं पिताश्री, मोहन ने मेरा अपहरण नहीं किया है। इसने तो मेरी उन शत्रु सिपाहियों से रक्षा की है। उन शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए भाग रही थी मैं, तब मैं एक कुएं में गिर गई और डूबने लगी थी। मोहन ने कुएं में कूदकर मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे सुरक्षा पूर्वक अपने घर में छुपा कर रखा। इतने दिनों में मोहन ने एक क्षण के लिए भी मुझे असुविधा नहीं होने दी। मेरी बहुत सेवा की।
ठीक है पुत्री, अब चलो राजमहल। तुम्हारी रक्षा करने के लिए इस मनुष्य को हम उचित उपहार देंगे। नहीं पिताश्री, सिर्फ उपहार नहीं, इसे कुछ और भी देना चाहिए। पिताश्री, मैं मोहन से प्रेम करती हूँ और मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इसी के साथ ही विवाह करूंगी। परंतु राजकुमारी, मैंने तो आपको बताया था ना कि विवाह के पश्चात क्या होता है। हाँ मोहन, परंतु अब कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे उस श्राप का निवारण कर दिया है। फिर मैनावती साधु बाबा की बताई हुई सारी बात सत्यवान और मोहन को बता देती है। सत्यवान अपनी पुत्री का आग्रह टाल नहीं पाते। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी मैनावती और मोहन का विवाह संपन्न हो जाता है। राजकुमारी अपने अद्भुत वचन का वहन करते हुए मोहन के साथ प्रेम